देश के अवाम को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे कि रहमान खान साहब से, जो साबिक मरकज़ी वज़ीर हैं अक़लियती उमूर के, और आपने न सिर्फ तालीम के मैदान में काम किया है, न सिर्फ आप सियासी रहनुमा हैं, बल्कि आपका गिरां कदर काम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पर भी है। हाल ही में आपकी 2 किताबें आई हैं। एक है इंडियन मुस्लिम द वे फॉरवर्ड, जो अंग्रेज़ी में है, और दूसरी उर्दू में मेरी यादें। रहमान खान साहब से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने इन किताबों को लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की। रहमान खान साहब। मैं सबसे पहले आपके नाज़रीन को देश के 75वें साल के आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। हाल ही में मेरे 2 किताबें शाया हुए हैं, मेरी यादें, और ये अंग्रेज़ी में भी शाया हुए हैं, माई मेमोइर्स। मैं ये दोनों किताबें मेरे तजुर्बे के बिना पर लिखा हूँ। यानी मेरी पब्लिक लाइफ लगभग 55 साल की पब्लिक लाइफ, और ये पब्लिक लाइफ के मेरे जो रिमेम्बरेंस हैं, यादें हैं, या मैं वो इस किताब में कलमबंद किया हूँ, ताकि आने वाले नस्लों को इससे कुछ राहबरी मिले और जो कमज़ोरियाँ हैं उससे सबक सीखें। और मेरी दोनों किताबों में एक मौजू है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी में हो या एक सोसाइटी में हो या कि कौम के लिए हो, पॉजिटिव थाट लें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मकसद था मेरे ये दोनों किताबों में। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब भी जुड़े हैं। यूसुफ अंसारी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो देश के मौजूदा हालात हैं, उन हालात में मुसलमानों को ज़ाहिर है कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ परेशानियाँ भी हो रही हैं, और हमारे साथ एक साबिक मरकज़ी वज़ीर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन हालात में मुसलमानों का क्या रवैया होना चाहिए। गजाली साहब अस्सलाम वालेकुम, रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को देखने वाले सभी नाज़रीन को आज़ादी में स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। 74 साल पूरे हो चुके हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इन 74 साल में मुसलमान, जिस तरह देश ने तरक्की की है उस तरह मुसलमानों ने भी उसके साथ साथ तरक्की की है। उसका रेशो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जो चैलेंजेस देश के सामने हैं वही चैलेंजेस मुसलमानों के सामने हैं। मुसलमानों का मुस्तकबिल देश के मुस्तकबिल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाल के बरसों में जिस तरह फ़िरका परस्ती ताकतों ने सर उठाया है और पावर में आने के बाद मुसलमानों के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें की हैं और लगातार कोशिशें हो भी रही हैं, उसकी वजह से मुसलमानों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हुआ है लगातार। और उसके पीछे जब बार बार जब वो कहते थे वो कि इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। और ऐसी हरकतें करने वाले, चाहे मुसलमानों के खिलाफ संगीन नारेबाजी का मामला हो, लिंचिंग का मामला हो, या उन्हें उनके साथ हक तलफी का मामला हो, उनके खिलाफ जब कोई सरकारी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके उलट जब कोई मंत्री ऐसे क्राइम्स में मुलविस लोगों का इस्तेमाल करता है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाती हैं या उनकी मौत पर उन्हें तिरंगे में लपेट कर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो तब ये सवाल खड़ा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और चूँकि एक मुल्क में सेकुलर निज़ाम होने की वजह से मुसलमानों ने कभी अपने बीच से क़यादत
सियासी क़यादत को खड़े करने की कोशिश नहीं की और एक सेकुलर क़यादत पर ही हमेशा भरोसा किया और सेकुलर क़यादत को ही अपनी क़यादत माना। लिहाजा सेकुलर क़यादत जो मुल्क की है, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी मुल्क में अक़लियतें हैं और अक़लियतों में सबसे बड़ी जो तादाद है वो मुसलमानों की है, वो उसके हर तरह के जो उसके इंटरेस्ट है उसको सेव करें और उसकी सेफ्टी की गारंटी दे। ये हमारे सेकुलर निज़ाम के का तकाज़ा भी है और ये उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। और उस ज़िम्मेदारी में अब कहीं न कहीं ये सिस्टम या जिसे सिस्टम हम कहते हैं या सरकार जिसे कहते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या आगे करेंगे, इस पे सवाल उठने लगे हैं। और उन सवालों का जो उठना है, वो मुझे लगता है कि उसको सवालों को एड्रेस किया जाना चाहिए और सिर्फ़ ये कह के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर उन्हीं के खिलाफ ये क्यों सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब मुसलमान तो तादाद में माशाल्लाह 14-15% के बीच की एक तादाद है, अच्छी खासी तादाद है। अगर संख्या की हम बात करें तो अगर 140 करोड़ की आबादी पूरे देश की हो गई है इस वक्त, एस्टिमेटेड आबादी है ये, तो उसमें करीब 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का पैदा होना और थोड़ा-सा इस पूरी कम्युनिटी के लिए भी एक कहना चाहिए कि चिंता की बात है और कंसर्न का इश्यू है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो तादाद में बहुत कम है, लेकिन उनकी जो तरक्की हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका है, तो वो मुसलमानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और उनके साथ उस तरह के इश्यूज़ भी नहीं है जिस तरह के इश्यूज़ मुसलमानों के साथ हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं बहुत अहम सवाल आपने उठाया यूसुफ भाई, और इस सवाल को पहले हम रहमान साहब से जान लेते हैं। चूँकि आप हुकूमत के अंदर बहुत लंबे वक्त तक रहे हैं और ग्राउंड पर भी आपने बहुत वक्त गुजारा है इन सवालों को लेकर के। 55 साल करीब आपकी ज़िंदगी है, एक्टिव ज़िंदगी। तो रहमान साहब से जान लेते हैं कि क्या जो यूसुफ भाई ने अभी बात रेज़ की है कि इनसिक्योरिटी माइनॉरिटी के अंदर पैदा होना अपने आप में एक बहुत अहम मसला है, और दूसरा ये कि दूसरी अक़लियतों के मुकाबले मुसलमान क्यों उतनी तरक्की नहीं कर पाए। रहमान खान साहब। देखिए, यूसुफ अंसारी साहब ने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफ़ाक़ करता हूँ। अगर आप मेरे दोनों किताबों को अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसका आंसर मैं ढूँढने की कोशिश किया। यानी कि उन्होंने कहा कि मुसलमान इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्यों मुसलमान ही ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं, दूसरे अक़लियतों को ये मसाइल क्यों दरपेश नहीं हो रहे हैं, इसमें हमारी क्या कमी है, क्या हमें कहीं हमारे लीडरशिप हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, कहीं हमने हमारी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया है, या हम पॉलिटिकल पार्टी जिन पार्टी पर हम डिपेंडेंस किए थे उनमें कहीं हमारे पर उनसे लापरवाही से हमारे तकलीफ़ात हैं। ये जो मसाइल आज हम दरपेश हो रहे हैं, ये कोई नए मसाइल नहीं हैं। यानी मैं अगर आपको माजी में ले जाऊंगा तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में अम्बेडकर ने आज जो हिंदुस्तान का जो नक्शा हो हम देख रहे हैं, वो नक्शा 90 साल पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वर्ड बाय वर्ड ये मेजॉरिटेरियन हुकूमत आएगी और ऑर्थोडॉक्स हिंदू रूल करेगा हिंदुस्तान को, और ये सब मुश्किलात पेश आएंगे, इसलिए आइन में इसको एड्रेस करना चाहिए, उन्होंने 1930 में कहा है। यानी हूबहू आज जो हो रहा है उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप राइट फ्रॉम 1947, हम कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप इस तमाम चीज़ों का जायज़ा नहीं, या हमें नेगोशिएशन पावर हमने पार्टीशन के बाद खो लिया। दूसरा है मौलाना आज़ाद जो हैं, उनकी एक तकरीर है कि हमको माइनॉरिटी सिंड्रोम मुसलमानों में नहीं लाना चाहिए। हम माइनॉरिटी नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मेजॉरिटी हैं, इसलिए हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके इन तमाम जो मुश्किलात हमको आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसका जो हमको मेहनत करके हमारी तरफ इंटरेस्ट करके हम सोसाइटी में हमारी
इम्पोर्टेंस को हम बढ़ाना चाहिए। अब देखिए कि आपने कहा कि दूसरे कम्युनिटी, अब सिख कम्युनिटी, उन्होंने एक मुल्क को और सोसाइटी को कुछ दिया है। लगभग 20% सिपाही सिख हैं और वो अनाज पैदा करते हैं, तो उनकी मांग है। ये इसलिए नहीं कि वो सिख हैं, हम उनसे तफरीका नहीं करते, उनसे भी हो सकता है, मगर आज उनकी इम्पोर्टेंस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस है, पारसी कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस है, जैन कम्युनिटी, ये सब माइनॉरिटीज कहला जाते हैं, इन तमाम की इम्पोर्टेंस। रहमान साहब, आप माइनॉरिटी के वजीर रहे हैं और आपने इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक रही, चूँकि सबसे ज़्यादा रूल कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पर दूसरे लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो मुसलमानों की मुंह भराई करती है, तो क्या मुसलमानों की मुंह भराई करने का नतीजा सच्चर कमेटी की शक्ल में सामने आता है? क्या इस तरह का कोई काम कांग्रेस ने किया है? जो चूँकि सच्चर कमेटी ने ये बता दिया कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा नीचे हैं, तो क्या कांग्रेस ने, जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया, उसने मुसलमानों को नहीं दबाया, सप्रेस नहीं किया? मेरी किताब में इसका भी मैं खुलासे से, डिटेल से मैं तजिया किया हूँ और डिस्कस किया हूँ किताब में भी, कि कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान का मुसलमान जब पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान जब बन गया, तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमज़ोर पड़ गया। उस वक्त पर लीडरशिप भी बढ़ गई, लीडरशिप भी चले गई, तो डिपेंडेंस का हिंदुस्तान का मुसलमान टोटल डिपेंडेंस कांग्रेस के ऊपर किया। 47 के बाद कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुसलमान के ये, अगर हमारी देखभाल, हमारी तहफ़्फ़ुज़ और हमारे जो जायज़ हुकूक हैं ये दिलवाएंगे। और कांग्रेस ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, अगर वो कोई रोक नहीं सकते थे कि हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, मगर कांग्रेस ने कमिटेड सेक्युलरिज्म को था, उन्हें सेक्युलरिज्म दिया। उसके बाद जो इनके जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यू को एड्रेस करना था, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं फेल हुई है। वहाँ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो अहम है, इनको मजबूत करने के लिए वहाँ कुछ कमियां कांग्रेस से भी हुए हैं, क्योंकि अलग अलग मसाइल में मुसलमानों उलझ गए, यानी कि अलीगढ़ का इशू है, उर्दू का इशू है, और ऐसे ही रिलीजियस इशू है, शाहबानो केस है, इस तरह के इसमें हम उलझ गए। और हमारे सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हमने भी सही तरह से कदम उठाए नहीं, और कांग्रेस ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं। यूसुफ साहब, आप इतने लंबे वक्त से कांग्रेस को भी कवर करते रहे हैं और आप पूरी सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? कांग्रेस के ज़माने में सबसे ज़्यादा राइट्स हुए हैं, कांग्रेस के ज़माने में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर भी एक बड़े लंबे वक्त तक अप्रूवल और रिकग्निशन का सवाल उठता रहा है। कांग्रेस के ज़माने में ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आर्मी है, उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर भी शक व शुबात और सवाल उठते रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए मुजफ्फर साहब, बहुत सही सवाल आपने उठाया और रहमान साहब ने काफ़ी इससे मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात 1990 के दशक के शुरुआत की है और 20 सूत्री कार्यक्रम तो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, और जिसका मकसद ये था कि भाई जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं उनको भी फोर्सेज में और सब जगह पे एक रेस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेशन मिले। मैं आपको बिजनौर ज़िले की बात बताता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेज के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भर्तियाँ होनी थी पूरे ज़िले से, काफ़ी लोगों को भरा रखा जाना था। हम भी वहाँ गए थे, लेकिन हमारी हाइट थोड़ा कम थी और हमारा जो चेस्ट की नाप थी वो प्रॉपर नहीं हो, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन वहाँ मुस्लिम नौजवानों ने उसमें जाने में इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? दूसरी बात क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए स्पेशल स्टेप उठा सकती है, पॉलिसी बना सकती है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना एग्जीक्यूशन का काम है, और उस हक को हासिल करना उस कम्युनिटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिनके लिए वो प्लानिंग की जा रही है। अगर हमारे अंदर ही गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा उठाने का जज्बा नहीं है, हमारे बीच से कुछ लोग इस तरह से नहीं आते हैं कि जो कम्युनिटी को फ़ायदा कराएं, तो उसमें कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस पर हमें गौर करना होगा।
हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने 93 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन को वो पावर्स नहीं दी जो शेड्यूल कास्ट कमीशन को हासिल है। 2004 में कांग्रेस ने वादा किया था, इलेक्शन के उनके मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको स्टेचुरी पावर देंगे, लेकिन वो अमल नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कभी इसको लेकर के कोई दबाव भी नहीं बनाया गया। मुस्लिम इश्यूज पर आप देखिए, अगर आप आरटीआई के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेमोरेंडम निकलवाए कि साहब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से क्या मेमोरेंडम निकाले गए हैं, उसकी नोयत देखिए आप क्या होती है कि साहब हमें हमारी मसाजिद की सुरक्षा दी जाए, मदरसों की सुरक्षा दी जाए, एजुकेशन की कई बातें नहीं होती है। या सच्चर कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन पे कितनी दुश्वारियां सामने आई हैं। सरकार ने, मुझे अच्छी तरह याद है जब सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 2006 में, 18 दिसंबर 2006 को सच्चर कमीशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने 4800 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। देश के 90 जिले छाटे गए और उन जिलों में MSDP नाम से, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम के नाम से प्रोग्राम चलाए गए। तो कितने जिलों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सामने आए कि उनके तहत हमें फायदा हो, या आज उसकी क्या स्टेटस है, किसने उस पर व्हाइट पेपर तैयार करके गवर्नमेंट से बात की है, उसमें भी माइनॉरिटी कमीशन का नाम, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। तो इन पर मेरा कहना का मतलब यह है कि जो कम्युनिटी के बीच से कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जो कुरान शरीफ भी हमारे सूरह अल माइदा में कहता है तुम्हें कि तुम्हारे बीच से लोगों का एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ, हमारे अच्छे कामों में कंपटीशन करो। उसमें हम लोगों कहीं पिछड़ गए हैं और उसकी वजह से तमाम समस्या खड़ी हुई है और हम सारी समस्याओं का दोष सरकारों में थोप देते हैं। तो सरकार क्या मुलायम सिंह, मायावती या राहुल गांधी हमारे बच्चों को उंगली पकड़ के स्कूल ले जाएंगे? हर जिले में आप मुजफ्फर साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हर शहर में एक मुस्लिम इंटर कॉलेज होता है और वो हर शहर का मुस्लिम इंटर कॉलेज जो होता है सबसे निचले दर्जे का होता है। जिन बच्चों का एडमिशन कहीं नहीं होता वो बाद में वहाँ होता है और उनकी स्टैंडर्ड क्या होता है। वहीं हर शहर में सेंट मैरी स्कूल होते हैं और उन सेंट मैरी स्कूल में हर कम्युनिटी के बच्चे, हर माँ बाप का की ख्वाहिश होती है साहब मेरे बच्चों का एडमिशन किसी भी तरह सेंट मैरी में हो जाए। हमारे मुस्लिम स्कूल में तो किसी की ख्वाहिश नहीं होती है। तो कम्युनिटी की प्रायोरिटीज क्या है ये भी तो आप देखिए ना। तो हम सारी चीजें दूसरों पे नहीं छोड़ सकते। जहां तक मैं बात कहता हूँ सब इंट्रोस्पेक्शन का, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन कायम करने की छूट दी हुई है, अपने रिलीजन को किसी तरह मानने की, प्रोफेस करने की, तो प्रोपेगेट करने की छूट दी हुई है। तो हमने जो इदारे कायम किए हैं अपने, कम से कम उन इदारों को हमें बताना चाहिए कि ये मिसाल है हमारे पास है, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगे। उस पर हम कहाँ काम करते हैं? ठीक है रहमान साहब, आपने दो बड़े काम किए अपने टर्नओवर में। एक तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से मुस्लिम इदारों को माली मदद दी, जो कम्युनिटी के इदारे, माइनॉरिटीज़ के इदारे हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि माइनॉरिटी के नाम पर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से कितने मुसलमानों ने फ़ायदा उठाया और कितने दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया? तो देखिए, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ये एक छोटा सा स्टेप है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, जो कांग्रेस हुकूमत के वक्त पर किया गया था। जैसा कि इसका बजट जैसा जैसा हर साल बढ़ता था, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को भी 120 करोड़ का फंड होता था और उसके ऊपर स्कॉलरशिप दिए जाते थे। लगभग स्कॉलरशिप की, जहाँ तक मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड जो स्कॉलरशिप, इन तमाम को लेके जब हमारी जब हुकूमत थी उस वक्त तो लगभग 1 करोड़ के स्कॉलरशिप दिए जाते थे। तो ये मान लिया गया था कि ऑन प्रिंसिपल हम चाहते थे कि डिमांड ड्रिवन हो, ना कि एक फिक्सेड अमाउंट से हो कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाए। ये स्टेप लिया गया था मगर हम इम्प्लीमेंट करने में तक हमारी हुकूमत नहीं रही। यानी मैं जो यूसुफ अंसारी साहब ने कहा वो मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि हम सिर्फ हुकूमत को एक प्रोवाइडर समझ लिए हैं, एक फैसिलिटेटर है। हुकूमत एक फैसिलिटेटर है। अगर एक कौम उसको प्रोवाइडर समझी तो हमको परेशानी भी होगी, डिसअपॉइंटमेंट भी होगा कि हुकूमत एक कम्युनिटी के लिए कुछ ला के नहीं देगी, आपको
अपनी ताकत, अपना वो जो फैसिलिटेट करेगी उसको लेकर अपने आप को करना। अब जैसा कि उन्होंने कहा इंटर कॉलेज हर जिले में, मुझे मालूम है कि वो 50 साल से इंटर कॉलेज ही बना है। अगर चाहते तो कौम उसको यूनिवर्सिटी तक ले जा सकते। अब आज भी इंटर कॉलेज रहमान साहब अभी एक सर्वे आया है, एजुकेशनल सर्वे, उसमें उस सर्वे के मुताबिक ये दिखाया गया है कि मुसलमानों के ख़ास तौर से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दूसरी तमाम माइनॉरिटी में सबसे कम इंस्टीट्यूशन मुसलमानों ने बनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के अंदर मुसलमानों के बजाय गैर मुस्लिम बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चे अपने इंस्टीट्यूशन के मुकाबले दूसरे इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो क्या आप इस चीज़ को देखते रहें? आपने सही कहा कि हमारे आज कल सर्वे आया एनसीपीसी और कल जो सर्वे आया है इसमें क्लियर तरह से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 72% है, हमारे 22%। क्रिश्चियन की आबादी 2.5% है, हमारी आबादी 14% है। अब इसे लेंगे, इसमें जो एफर्ट्स होना चाहिए था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो एस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी ना वो। हमको आर्टिकल 30 की तो उसका सहारा लेकर क्रिश्चियनों ने 72% इंस्टीट्यूशन खोले। हम आर्टिकल 30 हमारे लिए बनाया गया था, वो हम 22% है। यानी कि हमारे में मोटिवेशन नहीं है या इंस्पिरेशन नहीं है। हम छोटे छोटे चीज़ों में कौम के लीडर्स उलझ जाते हैं, वो उलझ कर जो बेसिक इशू है हम उसको भूल गए हैं। अब उसका तुलना लीजिए, 22% भी हैं जो साउथ इसमें 18% कंट्रीब्यूट करती है। जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में साउथ के जो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है 18% कंट्रीब्यूट करते हैं और 7 या 8% बाकी स्टेट्स देते हैं। और इसके तनासुब में मुसलमानों की आबादी साउथ के पूरे रियासतों में 30% है, नॉर्थ के रियासतों में 70%। तो इसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि हमारे रिलीजियस लीडर्स में ये अवेयरनेस अभी नहीं आया। वो अभी भी रिलीजियस मसलों में कौम को उलझा जाते हैं, इमोशनलाइज कर देते हैं। तब हमारा पूरी तवज्जो उसकी तरफ चले जाता है, डेवलपमेंट की तरफ हमारी हो जाती है। यानी अब अगर वो हमारी इंडियन मुस्लिम द वे फॉरवर्ड में आए तो हम हर एक पैरामीटर को मैंने उसमें असेस किया है कि हमारा जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। और हम अगर पूछते हैं, अब ये क्या मिसाल देता हूँ कि हमने कभी कभी IAS IPS के रिजल्ट आते हैं, सेंट्रल सर्विसेज की लिस्ट देखते हैं कि कितने मुसलमान हो गए। अरे मुसलमान नहीं आते IAS IPS में नहीं आते। हमने क्या मेहनत की है, यानी लगभग प्रीलिम्स के लिए 6 लाख बच्चे हिंदुस्तान में एग्जामिनेशन लेते हैं। अब ये 6 लाख में अगर हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं एटलीस्ट 10%, तो हमारे 60,000 बच्चे एग्जाम लेना चाहिए ना, तभी प्रोपोर्शनेट आएगा ना। हमारे 5,000 6,000 बच्चे भी अटेम्प्ट नहीं करते, उसमें तो 30 आ जाते हैं, 30-40। यानी अब हमारे ग्रेजुएट जो हैं, एवरेज ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के हर 100 पॉपुलेशन में 30 ग्रेजुएट्स हैं एवरेज, हम 6 हैं। तो ये गैप हमको गैप करना है। अब इंडस्ट्रीज में लीजिए, जॉब का है, आज लिस्टेड कंपनी लगभग 6,000 रुपए स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। और ये मुल्क की एक ताकत होती है, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। हमारे ढूंढ लिए तो भी 100 कॉर्पोरेट जो लिस्टेड कंपनीज नहीं हैं। इसके जिम्मेदार क्या हुकूमत है? जैसा कि यूसुफ अंसारी साहब ने कहा, हर चीज को हम हुकूमत की तरफ दे देते हैं। ये क्या कारपोरेट पे क्यों, किसने रोका है? अब अजीम प्रेमजी दुनिया का सबसे बड़ा एक मालदार है कहा जाता है। अब उसने अब वो मुसलमान है, उसको किसी ने नहीं रोका। बहुत से जो लोग हैं कामयाब हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। हमने साउथ में इतने बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, हर किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए, हमने किसी ने नहीं रोका। ये जो सिंड्रोम डेवलप हो गया है, माइनॉरिटी सिंड्रोम जो हमारे में क्रिएट हो गया है, ये नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करता है। हर वक्त नेगेटिव देखते हैं। रहमान साहब, आपने बहुत अहम बात उठाई
कि माइनॉरिटी सिंड्रोम पैदा हो गया है। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत काफ़ी बदल गई है। यूपीए ने 10 साल गवर्नमेंट चलाई और अब 7 साल से मोदी गवर्नमेंट चल रही है। इन दोनों के बीच में एक चीज़ हमको यकसानियत लगती है, एक जैसी लगती है। यूपीए ने मुसलमानों को एज ए टेररिस्ट पोज करने की कोशिश की और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को देश के दुश्मन के तौर पे पोज करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ लिंचिंग थी जो अब पिछले 7 सालों में नज़र आ रही है और दूसरी तरफ टेररिज्म था। यूसुफ साहब, आप क्या इसमें सिमिलैरिटी कोई देखते हैं या ये ऐसे ही अपने आप कुछ हो रहा है? नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है मुजफ्फर साहब। आरएसएस की एक थ्योरी है और उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आर्टिकल भी लिखा था, करीबन 90 के दशक में। उस वक्त बड़ा बवाल भी मचा था। तो कहते हैं हाउ टू ट्रीट विद मुस्लिम्स इन इंडिया। तो आरएसएस कहता है 3 शब्द हैं उसके लिए कि देयर आर 3 वेज टू ट्रीट विद मुस्लिम इन इंडिया। नंबर 1 संस्कार दें, नंबर 2 परिष्कार दें और तिरस्कार दें। संस्कार का मतलब ये है कि आरएसएस ये एहसास दिलाना चाहता है, जब भागवत कहते हैं कि साहब डीएनए एक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहन भागवत और अहमद बुखारी का डीएनए एक है। वो एहसास दिलाना चाहता है मुसलमानों को कि भाई आपके पूर्वज 5, 6, 7, 8, 10 पीढ़ी पहले हिंदू थे, तो आप हिंदू तौर तरीके अपनाइए। और आरएसएस की तरफ से एक बार मोहन भागवत ने कहा भी था, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कि भाई सदियों से हिंदू मुसलमान देश में साथ साथ रह रहे हैं और आपस में लड़ते भिड़ते ये साथ रहने का तरीका सीख जाएंगे और मुझे यकीन है वो तरीका हिंदू तरीका होगा। तो इसे कहते हैं संस्कार, क्योंकि आरएसएस की एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो बाकायदा मुसलमानों को अपने साथ इकट्ठा करके उनका संस्कार करते हैं। उन्हें वो मंदिरों में ले जाते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, गायत्री मंत्र याद करवाते हैं, गणेश की पूजा कराते हैं। वो कहते हैं खुलेआम कि भाई अगर इंडोनेशिया में वहाँ की जो फ्लाइट है उसका नाम शॉर्ट में करना है, टाइम हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त भी दीजिएगा। तो वो उनका कहना है कि भाई जो मुसलमान हमारे रीति रिवाजों को, पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं परंपराओं से, उनको मानेंगे तो वो संस्कारी मुसलमान हो जाएंगे, संस्कार उनका हो गया। और जिनका संस्कार हो जाएगा उन्हें परिष्कार मिलेगा, जिसे हम हिंदी में तुष्टिकरण कहते हैं। कि भाई उनको ओहदे देंगे, गवर्नर बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। ये तुष्टिकरण है या इसे परिष्कार कहिए। और जो अपना संस्कार करने को तैयार नहीं है वो तिरस्कार के लिए तैयार रहे। तो यूपीए गवर्नमेंट के खात्मे के साथ इस देश में मुसलमानों के तुष्टिकरण या परिष्कार का दौर खत्म हो चुका है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में मुसलमानों के तिरस्कार का दौर शुरू हुआ है। तो तिरस्कार चल रहा है, उसे आप चाहे जो अभी हाल ही में जंतर मंतर में नारे लगे हों उसके रूप में देखें या और जो लिंचिंग हो रहे हैं वो देखिए, वो तिरस्कार है। और मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें पढ़ी हुई है, मुझे पता है उनका क्या एजेंडा है। मैं 25 साल से पहले जब दिल्ली में आया था तो मेरी पहली बीट बीजेपी और वामपंथी पार्टियां थी। तो बीजेपी को मैंने बहुत करीब से जाना है, बीजेपी के मुसलमानों के बारे में क्या सोच है, वो कैसा सोचता है, आरएसएस क्या सोचता है, कैसे वो उसको वजूद मिटाने की कोशिश करता है। तो वो मैं जानता हूँ। तो वो अपने, चूंकि वो पावर में है, देश के ज्यादातर हिस्से में पावर में है, तो वो धीरे धीरे क्या बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने एजेंडे पे अमल करते हैं। इसलिए वो पकड़ते हैं कि भाई आप जय श्री राम बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, भारत में रहना होगा तो क्या है, ये सब चीजें क्या है कि जो बेसिक समस्याएं देश के सामने हैं, जो नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जो एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए सबका, उससे ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाता है। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो माहौल भरा गया आज़ादी के बाद से, एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों को कबूल नहीं करता है। तो इसीलिए वो तनाव लगातार बना रहे, पब्लिक का ध्यान रियल इशू से हटा रहे, इसलिए वो मुसलमानों को देश का दुश्मन बता के उन्हें उन पर एक पिक्चर पेंट की जाती है, ताकि उनकी सियासी दुकानदारी चलती रहे, सत्ता में वो बने रहे। क्योंकि वो एक शायर ने भी कहा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं होता है तो बुलंदी पर जा रहे। देखिए भाई ने जो फरमाया, ये 2 इश्यूज जो हैं, आपने कहा कि यूपीए और एनडीए की हुकूमत में क्या डिफरेंस है, एक अपीजमेंट है, एक टेररिज्म को लेबल करना है। ये तो हम देखते आए हैं। यूसुफ अंसारी साहब एक
माने हुए जर्नलिस्ट हैं, उनका तजुर्बा है, वो जो कह रहे हैं वो भी उसमें कोई निकार नहीं सकता। आज सवाल हमारे सामने ये है, हिंदुस्तान के मुसलमान, वी हैव नो, वी आर डेस्टिन्ड टू लिव इन दिस कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, हमको यहाँ रहना है, स्ट्रगल करना है, हम भाग नहीं सकते। 20 करोड़ की आबादी कहीं इधर उधर भाग नहीं सकती, जैसे माइग्रेट हो नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। हम, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में रहेंगे और इस मुल्क में रहकर हम मुल्क की खिदमत भी करेंगे, मुल्क को कंट्रीब्यूट भी करेंगे, हम अपनी ताकत इतनी बढ़ाएंगे कि इंशाअल्लाह हम भी जिस तरह से दूसरे माइनॉरिटीज की इज्जत होती है, हमारी भी इज्जत होती है। इस तरफ कौम के लीडर्स का रुझान होना चाहिए। हमको उलझाया जाएगा, अभी उलझाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या हो जाएगा? 25 मरते थे, 50 मरते हैं, ये धमकाया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, कम्युनल वायलेंस इज इवन प्री पार्टीशन भी है। कलकत्ता के रेट्स, ये रेट्स अगर हम देख लेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो रेट्स का सिलसिला मुसलमानों के लिए कोई नया सिलसिला नहीं है। रेट से डरने की सवाल है, हमको डराया जाता है। सवाल है कि तकालीफ आते हैं, गुज़िश्ता माजी में भी हमारे ऊपर बहुत से जुल्म हुए हैं, पार्टीजान को जुल्म, ये सब होने के बाद भी हम एक जिंदा कौम हैं। अब सिर्फ हमको एड्रेस करना चाहिए, यानी डिपेंडेंट छोड़ के, माइनॉरिटी सिंड्रोम छोड़ के, हम जो हैं, हमारे में वो ताकत है, हमें हर चीज़ हम कर सकते हैं जो दूसरे कौम कर सकते हैं। तो हमारे में क्या कमी है? इनिशिएटिव की कमी है, नेगेटिविज्म है, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते नहीं, और हमारे हम रिलीजन और हमारे सियासत को ऐसा जमा देते हैं कि एक सियासी मसले को रिलीजियस मसला बना के हम उलझ जाते हैं उसमें, और उलझा जाता है। कौन उलझाए जाते हैं? हमारे ही लोग उलझाए जाते हैं। एक ऐसा मसला, अब एक मस्जिद का मंदिर रखा जाता है, या कोई ब्लास्फेमी का मसला आ जाता है, ये सब नॉन इश्यूज है मुसलमानों के लिए। बेसिक इशू है डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इवन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इशू को मुसलमान एड्रेस नहीं किया है, और मुसलमान ही जिम्मेदार है 80% जो आज हो रहा है, क्योंकि हम वो बेसिक इशू को हम एड्रेस ही नहीं किए, वक्त ही नहीं दिया गया हमको एड्रेस करने का। या तो हमारे रिलीजियस लीडर्स नहीं दिए, या हम खुद उसमें जानते। तो हुकूमतें के ऊपर डिपेंड जो होता है वो सफर। एक एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आरएसएस एक हिंदू मंच है, उनके लिए उन्होंने कर रहे हैं, हम कोई नहीं। उन्होंने 1942 से एजुकेशन मूवमेंट हिंदूज में लाया, अमंग हिंदूज। उनको क्या जरूरत है? मेजॉरिटी कम्युनिटी को सब कुछ है उनके पास। यानी कि विद्या भारती इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, उनके 12,000 सीबीएसई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं, 12,000 विद्या भारती के, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, दूसरे ये सब प्राइवेट। विद्या भारती एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और 32 लाख स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं। यानी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने कौम को बना रही है, कौम में एक कैपेबिलिटी तैयार कर रही है। और दूसरी जगह हम कहीं भी एक ले लें, हर कम्युनिटी लगी है इसमें। तो कहीं ना कहीं हमारा इंट्रोस्पेक्शन, जैसा कि यूसुफ अंसारी साहब ने कहा, हमें कभी इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश ही नहीं की। तो आखिरी में मैं कहूँगा, ये दोनों किताबों में इसी सिलसिले के हम मेरे ख्यालात का इजहार किया। यूसुफ भाई, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा कि आज के हालात में मुसलमान क्या करें? आखिरी कमेंट, क्या करें, उनका क्या एटीट्यूड हो, क्या करें? मैं खुद बता के कि मैं पढ़ा सबक फिर पढ़, सखावत का, अदालत का किया जाएगा दुनिया में, तो उससे काफी मामलत का। हम अपने बेसिक की तरफ लौटे और हम समझे, बतौर शहरी हम समझे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और हम इंसाफ के लिए खड़े होना सीखे। सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए नहीं। हमारे मुसलमान सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी कमजोर नहीं है, और बहुत सारे लोग कमजोर हैं। उनके लिए कौन खड़ा होगा? मुसलमान के लिए क्या हुक्म है? मुसलमान के लिए कुरान शरीफ में कम से कम 6 मरतबा फस्तबिकुल खैरात का जिक्र किया गया है, कि फस्तबिकुल, वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने फस्तबिकुल खैरात क्या नहीं, ह्यूमन वेलफेयर के काम किए। कंप्लीट करो ह्यूमन डेवलपमेंट के काम में। आज हम हर चीज कहते हैं कि साहब ये हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था,
कुरान शरीफ में 14 साल पहले लिखा था। सवाल पैदा ये होता है, अगर तमाम सारी चीज़ें 14 साल पहले हमारे पास किताब में थी, तो उस किताब को बंद करके हम छत पे एक तरफ रख के क्यों घूम रहे हैं? हमने ईजाद क्यों नहीं किए, इन्वेंशन हमने क्यों नहीं किए? सवाल ये है ना कि हमारे पास पेपर आउट है और हम फिर भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? हम जिम्मेदार हैं। जो अभी बात रहमान साहब, आपका भी आखिरी कमेंट इस पर। आधा मिनट दीजिए, आखिरी कमेंट है। अभी रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, रिलीजियस लीडरशिप एंड सेकुलर लीडरशिप। सवाल ये है कि जब हमें, जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि साहब कौम क्या है, कौमों की क़यादत क्या है, ये क्या समझेंगे 2 रकअत के इमाम? तो जब हम अपनी कम्युनिटी की क़यादत के लिए ऐसे लोगों पे जाएंगे जो नाअहल है, तो इस कम्युनिटी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वो धोखा दे रहा है। वो जो बता रहा है हमें बैठ के, आज हम देखते हैं टेलीविजन पर 4 दाढ़ी वाले बैठ के मुसलमानों की फजीयत कराते हैं, उन्हें वो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही लोग जब मस्जिदों में बैठ के या दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठ के वही बातें करते हैं, तब हम उनकी मुखालफत नहीं करते हैं, तब हम उन्हें बहुत कान दबा के सुनते हैं। तो यह हिपोक्रेसी हम कब खत्म करेंगे? अगर हमें लगता है कि भाई 4 मौलवी बैठ के हमें बदनाम कर रहे हैं, इनकी बात गलत है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो बात गलत कहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे हमें उनका विरोध करना चाहिए। वो टीवी पे ना बोले तो हमें बड़े पसंद लगते हैं। वो जो वो बैठ के मस्जिद में बोलते हैं, मदरसे में बोलते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। अभी रहमान साहब ने बताया कि साहब आरएसएस ने बाल भारती के रूप में एक चेन खड़ी कर दी है पूरी 12,000 स्कूलों की, और उन स्कूलों में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम टीचर्स भी हैं। तो क्या हमारे यहाँ जो ज़कात माफिया लोग हैं, ज़कात के नाम पे मदरसे चला रहे हैं, पैसा, मैं ज़कात माफिया कहता हूँ उनको, उन्होंने क्या किया है? ये कहाँ जा रही है ज़कात? बकरा ईद पे 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा साहब? या ईद पर जो ज़कात निकाली जाती है, हज़ारों करोड़ की ज़कात निकलती है। रहमान साहब का काफ़ी इसके ऊपर स्टडी की है, उन्हें अंदाजा होगा कितनी ज़कात निकलती है। 50,000 करोड़ रुपया मेरा टाइम खत्म हो रहा है खर्च कर रही है। वो जा कहाँ रही है? एक एम्स बनाने में 1,000 करोड़ का खर्च होता है, 50 एम्स मुस्लिम कम्युनिटी बना सकती है हर साल, क्यों नहीं बना रही है वो? तो ये सवाल है हमें रहमान साहब, आपसे भी यही सवाल कि आज के हालात में मुसलमान क्या करें? देखिए, मुसलमान आज के हालात में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हमारे 2 चीज़ें को याद रखें। एक ज़कात, दूसरा सदका। ये हमारे ऊपर आयत किया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुरान से कहते हैं। ये दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करके समाज में अपना समाज, जैसा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं है, एक सोसाइटी के लिए हम कुछ यूज़फुल बने, हम सोसाइटी को कुछ दें। यानी मुसलमान ये ताकत पैदा करें कि देने वाला, यानी सोसाइटी में वही शख्स की इज्जत होती है जो कुछ देता है, जो पूछता है उसकी इज्जत नहीं है। आज ये मानी हुई बात है कि मुसलमान हर वक्त ये पूछता है कि हमको क्या देंगे, हमको हुकूमत क्या देगी और कौन क्या देगा, या हम पूछने वाले बन गए। अल्लाह की फितरत देने की है, वो फितरत पैदा करो। अल्लाह की फितरत, अल्लाह की कायनात में हम देने वाले बने, इसीलिए इस्लाम को फैलाया गया है, इस्लाम में यूनिटी की बात की है सब है। या हम देने वाले बने, उसकी सलाहियतें पैदा करें, और जो गलतियां हो गई वो हो गए हैं, और लुक फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट आई से, लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक। बताइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब, यूसुफ साहब, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और हमारे सामाईन को बहुत सारे सवालात के उम्मीद है कि जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।